स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई करने के जितने भी तरीके हैं उन सभी को हम सप्लाई के अंदर कंसिडर कर लेंगे अगर वो आपने कंसिडरेशन लेकर के किए हैं और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किए हैं। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन कौन, जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 84 में डिफाइन है, अगर कोई भी पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कोई एक्टिविटी करता है जो इनमें से कुछ भी हो सकती है और इसके अलावा भी हो सकती है, बदले में कंसिडरेशन चार्ज करता है, तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए के अकॉर्डिंग वो सप्लाई बन जाता है। क्लोज नंबर बी को बाद में पढ़ेंगे, क्लोज नंबर सी को देखते हैं। कहता है कंसिडरेशन वाली तो क्लोज नंबर ए में कवर हो गई। अगर आप कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट में हो सकता है कि वो भी सप्लाई बन जाए। और कंसिडरेशन क्या होता है, इसको उन्होंने सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 31 में डिफाइन किया है। जैसे मान लो आमतौर पर लोग कंसिडरेशन का क्या मतलब समझते हैं कि मॉनेटरी कंसिडरेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपकी एक शॉप है, सुबह सुबह आपने अपनी दुकान खोली, सामने से एक गरीब आदमी जा रहा था, उसने कहा कि साहब खाने पीने को कुछ दे दो। आपने कहा कि देखो मेरा नौकर आज आया नहीं, तो आप एक काम करो, दुकान की थोड़ी साफ सफाई करने में मेरी मदद कर दो, मैं आपको खाने पीने को भी कुछ दे दूंगा। तो उसने आपकी मदद करी, आपने बदले में उसको खाने पीने को दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपने फ्री में उसको खाना खिलाया। अगर लेमेन के लेंगे जो बोले तो हाँ आपने फ्री में उसको खाना खिलाया। लेकिन अगर जीएसटी की लैंग्वेज में आप देखो, उसने आपको काम करके दिया है, उसने आपको काम करके दिया, बदले में आपने खाना दिया, तो ये कंसिडरेशन यहाँ पर है। कंसिडरेशन क्या है, उसने जो गरीब आदमी था उसने जो अपना श्रम दिया, तो वो कंसिडरेशन है। तो अगर अभी आप गरीब आदमी वाला एग्जाम्पल लेते हो तो आपको लगता है वो विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटीज में फॉल कर जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि कंसिडरेशन का जब आप मतलब समझोगे तो जो गरीब वाला एग्जाम्पल होगा यहाँ पर फॉल कर जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन उसने दिया है। तो मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूँ कि कंसिडरेशन क्या होता है, ये हमें अपने आप से एज्यूम नहीं करना। कंसिडरेशन की डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31। फिर उन्होंने कहा कि आपको सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A में हम बता देंगे कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आपकी जो सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है, तो उस चीज़ में हम आपको मदद कर देंगे। शेड्यूल नंबर 2 में हम आपको बता देंगे कि आपकी जो सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 आपको क्या बताएगा, ये कहता है कि सभी एक्टिविटीज सप्लाई बन जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी कोई एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ABC में कहीं भी सप्लाई बन रहा हो, लेकिन सप्लाई बनने के बाद आप एक बार ये भी देख लेना कि कहीं उस एक्टिविटी को सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 में एक्सक्लूड तो नहीं किया गया, कहीं उसको आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई तो नहीं रखा गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक बार आप सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 देख लेना। इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन सबसेक्शन नंबर 1। कहता है सबसेक्शन नंबर 1 में जो भी लिखा है उसको भूल जाओ। फिर कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, शेल बी ट्रीटेड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसको हम आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखेंगे। आप शेड्यूल नंबर 3 के अंदर जब आप देखोगे तो 8 तरह की ट्रांजेक्शन हैं जिनको हमने आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसा आप लैंड को सेल करते हैं तो लैंड के ऊपर स्टैंप ड्यूटी की लाइबिलिटी आती है, तो लैंड के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, तो इसीलिए हमने लैंड की सेल को आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। अगर आप कंप्लीटेड बिल्डिंग को सेल करते हो तो उसको भी हमने आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। फिर कहता है सच एक्टिविटीज और द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की उन एक्टिविटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं जो वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के तौर पर करते हैं और जिनको गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो उनको भी हम आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखना चाहते हैं। ये क्लॉज नंबर बी में क्या लिखा है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम द सप्लाई। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए, ये मैं शेड्यूल नंबर 3 8 एक्टिविटी से बता चुका हूँ। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी, नोटिफाइड एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। मेरा पहला सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी क्या पर्सन है? जी हाँ, ये पर्सन है। अच्छा, एज ए पर्सन गवर्नमेंट की कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और गवर्नमेंट कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ के तौर पर एक्टिविटीज़ करता है। अगर मैं गवर्नमेंट की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करूं तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट की रेलवे है, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, गुड्स का भी और पैसेंजर का भी। तो यस, गवर्नमेंट यहाँ पे बिजनेस कर रही है, लोगों से टिकट वसूलती है, गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है। और जब
गवर्नमेंट बिजनेस करी तो गवर्नमेंट भी पर्सन है, और जब कोई पर्सन बिजनेस करे बदले में कुछ कंसिडरेशन ले तो वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए में सप्लाई बन जाती है। यानी कि गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज प्योर सप्लाई बन जाती हैं अंडर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या गवर्नमेंट का काम केवल बिजनेस करना होता है? वैसे तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है समाज की सेवा करना, समाज का कल्याण करना। तो कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ एक्टिविटीज पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर भी करती है, जैसे एजुकेशन का काम, आप टोकन मनी देते हैं, आप नॉमिनल सी फीस देते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको अच्छी एजुकेशन देती है। जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा, आपकी कितनी फीस जाएगी साल भर की? 6,000 8,000 इतनी जाएगी। और अगर आप देखो केंद्रीय विद्यालय क्या है, बहुत अच्छी स्कूल मानी जाती है गवर्नमेंट कैटेगरी में भी। वैसे गवर्नमेंट की जो स्कूल होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, बट केंद्रीय विद्यालय को अगर आप देखो वहाँ पे सारे जो हैं सीटेड वाले टीचर्स होते हैं, और 8,000 रुपये 6,000 रुपये में आप पूरे साल भर की फीस दे करके पढ़ाई करते हैं। वहीं अगर सेम लेवल के टीचर की अगर हम बात करें जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं, उसके लिए आपको 95,000 1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर भी ड्यूटी होती हैं। जैसे एजुकेशन में गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करती। हॉस्पिटल के केस में आप 10 रुपए की पर्ची बनवाते हैं, एम्स में देखो कितनी सस्ती पर्ची बनती है और अच्छे से अच्छे आपके इलाज हो जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट यहाँ पर भी कोई बिजनेस नहीं कर रही। लाइसेंसिंग अगर मैं बात करूँ, जैसे बिल्डर्स होते हैं और बिल्डर को लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अगर बिल्डर्स लाइसेंस ना ले तो वो कच्ची बिल्डिंग बना करके छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जो ग्राहक होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उनको कच्ची बिल्डिंगों में रहना पड़ेगा। वहाँ पे रिस्क भी है कि कहीं बिल्डिंग हल्के से भूकंप के झटके से भी टूट जाए। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर भी ड्यूटी बन जाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस इशू करती है। वैसे ही अगर मैं लिक्कर की बात करूँ, शराब की बात करूँ, आपको पता होगा शराब बेचने के लिए भी गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है। अगर कोई कच्ची शराब बनाए, ठीक है, तो जैसे न्यूज़ में सुनने को आता है कि ये शराब पीने से, ठीक है, कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट ने उन लोगों को लाइसेंस इशू नहीं किया था। तो वो किसी भी तरीके से जिसमें कितनी क्वांटिटी, किस केमिकल की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं पता उन्हें, तो वो शराब बनाए जा रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि लाइसेंस देना भी गवर्नमेंट की एक पब्लिक अथॉरिटी की एक्टिविटी में आती है। ठीक है, नाउ क्या मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है? नहीं, वैसे तो नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, लेकिन यहां पे इन लोगों ने बोला सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 17 में जब आप पढ़ोगे बिजनेस की डेफिनेशन को, तो वहां पे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 17 के जब आप पार्ट नंबर आई में आओगे, तो पार्ट नंबर आई में क्या लिखा हुआ है मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी और द ट्रांजेक्शन undertaken by the central government, state government, local authority in which they are engaged as the public authority। वैसे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पर काम किया जाता है वो गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता। लेकिन जब मैं जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 17 पैरा नंबर आई को देखता हूँ, तो इसमें साफ तौर पर मुझे दिखता है कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर की जाने वाली एक्टिविटीज को भी बिजनेस माना गया है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। जीएसटी वालों ने कहा कि गवर्नमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम कर रही है उसको हम बिजनेस मानेंगे अनटिल और अनलेस हमने उसको सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 में एक्सक्लूड ना कर दिया हो। और हम आपको बता देंगे नोटिफिकेशन ला करके कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो मैं क्रक्स से आपको बता देता हूं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को हम बिजनेस कह सकते हैं? जी हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को हम बिजनेस कह सकते हैं, और बिजनेस बिल्कुल कह सकते हैं। और जब तक कि हम उसको सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 में स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन ला करके एक्सक्लूड ना कर दें। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट की 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नोटिफिकेशन ला करके एक्सक्लूड की जा चुकी हैं, यानी कि उसको बिजनेस नहीं माना जाता। और जब उसको बिजनेस नहीं माना जाता तो वो सप्लाई में कंसिडर नहीं की जाती, वो सप्लाई में कंसिडर नहीं की जाती। उसको नोटिफिकेशन ला करके सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी में नोटिफिकेशन ला करके जीएसटी वालों ने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। वो कौन सी 2 एक्टिविटीज थी? एक मैंने आपको बताया था कि म्युनिसिपल फंक्शन, म्युनिसिपैलिटी के जो फंक्शंस होते हैं और पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक्सक्लूड कर रखा है। और ग्रांट ऑफ द एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ये एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस की क्या कहानी है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं
गवर्नमेंट मिस्टर ए को लाइसेंस प्रोवाइड करती है क्योंकि मिस्टर ए को लिकर का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है और मिस्टर ए बदले में फीस देता है, मिस्टर ए बदले में फीस देता है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या लिकर जीएसटी में कवर है? अगर आपने जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना, तो जीएसटी की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल नंबर 366(12)(a) साफ तौर पर लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एक बात तो हमें क्लियर होती है कि लिकर के ऊपर कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती। अच्छा मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट जब लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है मिस्टर ए को, तो मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट लाइसेंस जब प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम कर रही है। अभी अभी तो मैंने बताया था कि लाइसेंस देना भी गवर्नमेंट का एक पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम करना होता है, और लाइसेंस अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे मैंने ये रेरा लिखा हुआ है ना, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, है ना, तो इसमें भी गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है। इसी तरह से लाइसेंस प्रोवाइड करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एक पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। अच्छा जब गवर्नमेंट मिस्टर ए को लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, तो लाइसेंस प्रोवाइड करना क्या कोई गुड्स दिया है? नहीं, गुड्स तो नहीं दिया। ठीक है, जब गुड्स नहीं दिया तो एक सर्विस तो दी है ना, गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस दी है लाइसेंस प्रोवाइड करके। जो भी चीज़ गुड्स नहीं है वो सर्विस है, कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो लाइसेंस प्रोवाइड करके सर्विस प्रोवाइड कर दी। नाउ गवर्नमेंट जब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जब मिस्टर ए को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आनी चाहिए क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है। बट हुआ क्या था कि जो स्टेट्स थे वो लाइसेंस फी को एज ए एक्साइज ड्यूटी कंसिडर कर रहे थे। वो कहते थे कि जब हम लोग लाइसेंस फीस, जब हम आपको लाइसेंस इशू करते हैं तो आप बदले में जो हमें लाइसेंस फीस देते हो उसको हम एक्साइज ड्यूटी का ही पार्ट मानते हैं। जब हम उसको एक्साइज ड्यूटी का पार्ट मानते हैं तो हम जीएसटी नहीं लगा सकते ना इस लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइसेंस के ऊपर कोई दोबारा से टैक्स नहीं लग सकता जब स्टेट उसको एक्साइज ड्यूटी के तौर पे वसूलते थे। देखो भाई, गवर्नमेंट का क्या कहना था, स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना था कि जब आप लिकर का बिजनेस करोगे तो आप प्रोडक्शन करोगे और प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करोगे, क्योंकि लिकर को जीएसटी में कंसिडर नहीं किया जाता। तो लिकर भी कहाँ पर है, लिकर भी एक्साइज एक्ट में है, तो आप एक्साइज ड्यूटी दोगे। अब प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी दी जाती है। अब आपको हम कहेंगे कि आपके पास लाइसेंस है ही नहीं, तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? यानी कि प्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाएगा लाइसेंस को एक्वायर करना। और जब आप लाइसेंस को एक्वायर कर रहे हो तो लाइसेंस फीस जो आप दोगे उसको हम एक्साइज ड्यूटी का ही पार्ट मानते हैं। जब उसको एक्साइज ड्यूटी के पार्ट के तौर पे आपसे वसूल लिया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। तो इसीलिए इस सर्विस को हमने आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा है। उसका मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 ने क्या बोला, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 1, 1A एंड 2, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सिंपल सी बात क्या है, ये बात भी मैं आपको बता चुका था कि जब भी आपकी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 में कोई एक्टिविटी सप्लाई बन रही होगी, अब वो किस चीज़ की सप्लाई बनेगी, गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की सप्लाई माने, इसके लिए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A, इसके लिए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपको क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 3 कहता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये हम आपको सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 3 में बाई नोटिफिकेशन बता देंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट चार्ट में उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी आने से पहले कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन थी जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन था कि उसको उस कॉम्बिनेशन को हम गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की। तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A के शेड्यूल नंबर 2 के पैरा नंबर 6 में गवर्नमेंट ने बता दिया कि अगर रेस्टोरेंट की सर्विस हो तो उसको हम हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी हम हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो हम सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 3 में नोटिफिकेशन चला करके आपको बता देंगे। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार जो टैक्स पेयर होता है वो कहता है कि आप तो नोटिफिकेशन लाने में हो सकता है देरी लगा दो,
हमें खुद को भी डिटरमाइन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बता दूँ, तो वो सेक्शन नंबर 8 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बता। अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए में क्या कहता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई करने के जितने भी तरीके हैं, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन फॉर बिजनेस, जो आपने कंसिडरेशन लेकर के किया है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है। ये मैंने चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में शामिल है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के जितने भी तरीके हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। किस चीज़ के, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई आपने की है, कंसिडरेशन लेकर के की है। कंसिडरेशन क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 में आपको डिफाइन है। कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। एक्ट बाय द रेसिपिएंट, जो मैंने गरीब वाला एग्जांपल दिया था। फिर कहता है फिर कहता है फॉरबियरेंस बाय द रेसिपिएंट, है ना। और कंसिडरेशन रेसिपिएंट से मिल सकता है, थर्ड पार्टी से भी मिल सकता है। तो ये कंसिडरेशन की डिटेल्ड डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31। फिर कहता है बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब पर्सन, जो कि आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 84 में डिफाइन है। पर्सन के अंदर तमाम तरह के लोग आते हैं, कंपनी, इंडिविजुअल, हिंदू एंड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब आते हैं। ओके, तो अब हम डिटेल में थोड़ा एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सेल ऑफ फर्नीचर। कोई पर्सन है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है और वो फर्नीचर को बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो सेल कर रहा है। सेल कर रहा है, क्या वो सप्लाई होगा? यस, हमने यहाँ पे पढ़ा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, तो यस, ये सप्लाई है। दूसरा एग्जाम्पल, शुगर मैन्युफैक्चरर। एक शुगर मैन्युफैक्चरर है और वो क्या करता है, आपको पता होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके कानून है, जिसके तहत शुगर जो है गवर्नमेंट एक सर्टेन रेट पर आपको गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट एक तरीके से आपसे कंपलसरी एक्विजिशन कर रही है शुगर का, तो जब कंपलसरी एक्विजिशन कर रही है, आपकी कोई सेइंग तो है ही नहीं, तो आप उसमें कोई सेल नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कंपलसरी एक्विजिशन कर रही है शुगर का, तो इसको, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं ट्रांसफर। तो क्या ट्रांसफर है, ट्रांसफर में आपको गवर्नमेंट से कंसिडरेशन तो मिल ही रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि यस, ट्रांसफर को भी यहाँ पर कंसिडर कर रखा है और कंसिडरेशन तो मिल ही रहा है, तो यस, ट्रांसफर भी आपका सप्लाई बन जाएगा। फिर कहता है लैपटॉप डीलर है, वो लैपटॉप डीलर क्या करता है, आपसे कहता है कि पुराना लैपटॉप दो, साथ में कुछ रुपए दो और नया लैपटॉप ले जाओ, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज भी सप्लाई है? जी हाँ, जब हमने पढ़ा था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्सचेंज भी लिखा हुआ है, और एक्सचेंज में आपको कंसिडरेशन तो मिलता ही है, तो यस, ये आपकी सप्लाई मानी जाएगी। ओल्ड बैंगल्स अगेंस्ट न्यू नेकलेस, पुरानी चूड़ियां दो, बदले में नेकलेस लेकर के चले जाओ, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर। क्या इसको भी हम सप्लाई कह सकते हैं? यस, कंसिडरेशन तो आपको मिल ही रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल सकता है या नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल सकता है। आपको चूड़ियों के बदले क्या मिल रहा है? नेकलेस मिल रहा है, तो यस, कंसिडरेशन है, और इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? इसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। फिर कहता है प्रमोटर और जो बिल्डर है वो लेट आउट कर रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी को फॉर 1 ईयर। देखो भाई, एक बिल्डर है, एक प्रमोटर है, जो कि अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल के लिए लेट आउट कर रहा है। अब ये हम कह सकते हैं कि वो रेंट पे दे रहा है। क्या रेंट पे देना सप्लाई बन सकता है? जी हाँ, रेंट पे देना सप्लाई बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेंटल, ठीक है, रेंट पे देना सप्लाई बन सकता है, और जब वो रेंट देगा तो आपको कंसिडरेशन मिलेगा, तो यस, ये सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अब एक कंफ्यूजन आ सकता है कि यार, ये बिल्डिंग वगैरह का, ये तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आप कंप्लीटेड बिल्डिंग को बेचोगे तो इसको हम आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखते हैं। यस, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, लेकिन वो हमने क्या पढ़ा था कि जब आप बिल्डिंग को सेल करते हो, कंप्लीटेड बिल्डिंग को सेल करते हो, उसको हम आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखते हैं, और जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लेट आउट कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। तो ये बात आप देखना ध्यान से। यस, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट कहती है कि सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A के अंदर शेड्यूल नंबर 3 है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी कोई एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि जब आप शेड्यूल नंबर 2 को पढ़ोगे, तो शेड्यूल नंबर 2 में आपको पैरा नंबर 2 मिलेगा। शेड्यूल नंबर 2 में पैरा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग को किस पर देते हो, एनी, आप लीज पर देते हो, टेनेंसी पर देते हो, ईजमेंट पर देते हो, लाइसेंस पर देते हो, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो लैंड, बिल्डिंग, इसको किराए पे देना, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। तो ये मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सब कुछ बता देता हूँ। अगर लैंड है, लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप लैंड को सेल करोगे तो लैंड को सेल करना आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है, लैंड को सेल करना आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है। लेकिन लैंड को रेंट पे देना आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, ये बात कैसे पता लगी, जब आप सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A को पढ़ोगे, उसमें शेड्यूल नंबर 2 में जाओगे, शेड्यूल नंबर 2 के पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग को लीज पर देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। लीज हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी, ठीक है ना। अगर मैं कंप्लीटेड बिल्डिंग की बात करूं, अगर आप कंप्लीटेड बिल्डिंग को सेल करोगे तो कंप्लीटेड बिल्डिंग की अगर आप सेल करोगे तो उसको हमने आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। अगर आप कंप्लीटेड बिल्डिंग को सेल करोगे उसको हमने आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पैरा नंबर 5 में मिलेगा, शेड्यूल नंबर 3 के। और शेड्यूल नंबर 3 कहाँ पर आपको मिलेगा, शेड्यूल नंबर 3 आपको कहाँ मिलेगा, शेड्यूल नंबर 3 आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसको आप सेल करते हो तो वो तो हमेशा ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये बात हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देख चुके थे कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले ही आपको कुछ एडवांस बुकिंग वगैरह मिलती थी तो उसको हम वो कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हुए सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीटमेंट देते थे। तो उसी बात को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई बार वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बिल्डिंग को लेट आउट किया है, तो ये कन्फ्यूजन में मत आना कि बिल्डिंग तो शेड्यूल नंबर 3 के पैरा नंबर 5 में आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है, नहीं, वो सेल ऑफ बिल्डिंग है, वो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। जबकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लेट आउट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेट आउट की बात कर रहा है। ठीक है, जब आप सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A के अंदर शेड्यूल नंबर 2 के तहत पैरा नंबर 5 को पढ़ोगे तो पैरा नंबर 5 में आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस, द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ सर्विस, नेमली रेंटिंग ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी। अभी अभी तो हमने यहाँ पर भी यही पढ़ा था कि इमोल्ड प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग को यहाँ पे कवर किया था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को कवर किया था। क्या लैंड और बिल्डिंग के अलावा बाकी इमोल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती? इमोल्ड प्रॉपर्टी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। इमोल्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब समझा था हमने कि थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अगर मैं एक मोबाइल टावर की बात करूं तो मोबाइल टावर भी तो इमोल्ड प्रॉपर्टी है। तो मोबाइल टावर जैसी चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर इमोल्ड प्रॉपर्टी लैंड है तो पैरा नंबर 2 से डील होगा, अगर इमोल्ड प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो वो पैरा नंबर 2 से डील होगा। ठीक है, अगर आप लैंड को रेंट पे दोगे तो पैरा नंबर 2 क्या कहता है, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे दोगे तो पैरा नंबर 2 क्या कहता है, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और अगर आप अदर देन लैंड और बिल्डिंग इमोल्ड प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो वो पैरा नंबर 5 में कवर होगा और उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। बेशक से हम तीनों को ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, लेकिन आंसर देने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप लैंड को रेंट पे दोगे तो वो सप्लाई माना जाएगा पैरा नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे दोगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा पैरा नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अदर देन दिस, अगर कोई भी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी आप रेंट पे दोगे तो वो सप्लाई माना जाएगा अंडर पैरा नंबर 5। फिर आगे देखो, इसी में एक लास्ट पॉइंट आता है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। अगर आप गुड्स को राइट टू यूज़ के लिए दोगे तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो मैं गुड्स के रिगार्डिंग भी आपको बता देता हूँ। फाइनली देखो, अगर गुड्स है, अगर गुड्स को आप सेल करते हो तो गुड्स को आप सेल करोगे तो वो सेल करने पर क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, क्योंकि उसमें आप टाइटल ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन अगर आप गुड्स को आप रेंट पे देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा और उसके ऊपर भी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई प्रमोटर है, उसने लेट आउट की है, क्या लेट आउट कर दी उसने, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 99 ईयर्स। अगर आप 1 साल के लिए रेंट पे दोगे तो उसको हम कहते हैं आपने रेंट पे दिया है। वही चीज़ आप रेंट पे 99 ईयर्स के लिए दे दो, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए दे दो, तो उसको हम लीज कहने लगते हैं। और अगर लीज की मैं बात करूं, क्या लीज को भी हमने पैरा नंबर 2 में कवर नहीं किया था? ये तो लिखा है
कि अगर कोई लैंड और बिल्डिंग है जिसको आप लीज पर देते हो तो यस, लीज पर देना भी सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर प्रमोटर ने कोई बिल्डिंग लीज पर दी है तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं। फिर कहता है ब्रांड नेम या फिर आपने कोई, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अगर आप देते हो तो वो क्या माना जाएगा। देखो भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर मैं बात करूं, क्या वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है? जी हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यस, ये एक इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल यानी कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बेच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जरूर ट्रांसफर हो सकती है। जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं बेचते, आप उसके डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करूं तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो गुड्स होती है ना। और अगर आप गुड्स को सेल करोगे, यानी कि आप टाइटल को ट्रांसफर कर दोगे, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। और हो सकता है कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए दूं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर मान लो कोई एक इंजीनियर है और वो किसी और के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने का काम कर रहा है या सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ही ट्रीट करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और वो क्या कर रहा है, वो जो वेस्ट है उसको वो डिस्पोज कर रहा है, ठीक है। एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो सेकेंड हैंड मशीन को डिस्पोज कर रहा है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने फर्नीचर को डिस्पोज कर रहा है। डिस्पोज करने का क्या मतलब होता है? डिस्पोज का मतलब होता है जिसमें हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि यार हमें कितना मिल जाए, हमें ये बस इस प्रोडक्ट से अब हमें छुटकारा चाहिए। जैसे मैं गारमेंट का काम करता हूँ और जो भी कपड़े की कटिंग है उसको मैं बेच देता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्पोज का मतलब क्या होता है भाई, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यानी कि जो भी पैसा मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है। जितने में बिकता है बेचो इसको। इस तरह की लैंग्वेज को हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर देना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई बेशक से तुम डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, ठीक है। और ये तुम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से कैसा माना जा सकता है। जब आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 17 में बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड। और जब आप क्लॉज नंबर बी को पढ़ोगे तो एनी एक्टिविटी और द ट्रांजेक्शन जो कि इंसिडेंटल और एंसिलरी है टू द मेन बिजनेस। तो अगर आप देखोगे, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फर्नीचर को बेचने का काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ फर्नीचर इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी, यस और नो, यस। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही ना होता तो फर्नीचर कहाँ से आता? तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये केवल क्या होता है, केवल ये नहीं होता कि मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी होंगी उसको भी हम लोग किस में कंसिडर कर लेंगे, आपके बिजनेस में ही कंसिडर कर लेंगे। तो यस, डिस्पोज करना भी, ये भी आपकी सप्लाई में कंसिडर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।